तो लोकसभा से अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां पर प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन सदन में हंगामे के चलते 2 बजे तक का सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कुछ दिशा दिखाई उसको लेकर के काम किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया, तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमने देखा कि लोकसभा में 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संविधान पर चर्चा हो रही थी पिछले दिनों, और उसके बाद आज फिर कई सारे विधायी कार्य सूचीबद्ध थे, लेकिन विपक्ष का बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया गया और उसके चलते सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर को उच्च स्थान देने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो भी उन्होंने मार्ग दिखाया उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है। संविधान को लेकर के किस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और बार बार यही कहा जा रहा है कि संविधान जो कि एक लोकतंत्र में निहित है और उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जिसने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया लेकिन सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाए और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है, यह बात सदन में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साफ तौर पर कह रहे थे। बाबा साहेब का चित्र लेकर सदन में हंगामा खड़ा किया गया विपक्ष के सांसदों की तरफ से, और विपक्ष के हंगामे के चलते ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको बताएं कि 11 बजे से तो सदन की कार्रवाई शुरू होती है और बेहद ही अहम समय होता है शुरुआत का 1 घंटा, जो कि प्रश्नकाल के लिए सुनिश्चित होता है और तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आज भी हमने देखा कि लोकसभा में सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, हंगामा चलता रहा। और ताज़ा जानकारी हमारे संवाददाता शैलेंद्र से ले लेते हैं। शैलेंद्र, आज भी विपक्ष ने हंगामा किया और उसके चलते सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया था बाबा साहब का फोटो लेकर, और जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी और कई सहयोगी दल वो हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। और इस बीच कानून मंत्री खड़े हुए अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मजबूर हुई है, बाबा साहब का चित्र लेकर सदन में वो आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया था। मोदी सरकार ने इतना कुछ काम किया है बाबा साहब को लेकर, चाहे तीर्थ क्षेत्रों के विकास की बात हो या फिर तमाम योजनाएं, तो अब कांग्रेस पार्टी को ये मजबूरन इस तरह का व्यवहार करना पड़ रहा है। इस बीच हमने देखा कि सदन में हंगामा जारी रहा, प्रश्नकाल के आगे बढ़ना था, लेकिन चूंकि सदन में वो स्थिति उस वक्त नहीं थी जब हमने देखा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हंगामा कर रहे थे। इस बीच 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बाबा साहब के अपमान का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी संसद भवन परिसर के बाहर और लोकसभा में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस वक्त हम राज्यसभा में देख रहे हैं कि कार्रवाई जो शून्यकाल है वो सुचारू रूप से चल रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश है जिसमें हम देखते हैं कि बीजेपी जब लगातार इस बात को कहती रही, कोई ना कोई मुद्दा या कोई ना कोई ऐतिहासिक तथ्य सामने लाकर, कि बाबा साहब का जो अपमान करने का काम है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे संसद में तैल चित्र लगाने की बात हो, मूर्ति लगाने की बात हो, या भारत रत्न देने की बात हो अपने कार्यकाल में, या फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़वाने की बात हो। तो एक एक करके बीजेपी ने तमाम ऐसे मुद्दे सामने रखे हैं बीते महीनों में या दिनों में, या जब भी दौरान इस तरह का कोई बात आती है तब बीजेपी उन मुद्दों को गिनाती है। किस तरह से आरक्षण के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, चाहे वो ओबीसी आरक्षण पर जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की उसको लटकाए जाने का काम हो, या फिर बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का काम हो, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती रही। अब जब कल राज्यसभा में गृह मंत्री ने तमाम ऐसे उदाहरण दिए जिसमें बताया कि केंद्र सरकार कैसे बाबा साहब के आदर्शों पर चलती रही है, उनके एक बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ये हंगामा कर रही है और उसने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। तो अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी देख रहे हैं कि करारा पलटवार किया गया।
शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से जो ये हंगामा किया जा रहा है, तो सदन के अंदर विपक्ष में कौन कौन से दल शामिल हैं जो हंगामा कर रहे हैं, और सदन के बाहर जिस तरह से आपने बताया कि सदन के बाहर भी हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो कौन कौन से ऐसे दल हैं जो विपक्ष के साथ खड़े हैं और कौन कौन से ऐसे दल हैं जो विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं? संध्या, देखिए, आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों से जब प्रदर्शन कर रही थी तो उसमें टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होती थी, लेकिन आज हमने देखा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव भी खड़े थे। हालांकि टीएमसी का कोई सांसद हमें नजर नहीं आया। तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, जो उनका इंडी गठबंधन है कमोवेश, वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें आम आदमी पार्टी, डीएमके, आरएसपी जैसे दल शामिल हैं जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। हालांकि हम जानते हैं कि कई मुद्दों में इनमें मतभेद दिखाई देता है, लेकिन आज के प्रदर्शन में संसद भवन परिसर में कांग्रेस के साथ उनके कई सहयोगी खड़े नजर आए थे। हालांकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही गई संसद भवन परिसर में। गिरिराज सिंह ने भी ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मोदी सरकार ने तो हमेशा बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया है, सम्मान किया है। आज तमाम योजनाएं दिखाती हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है और आरक्षण को मजबूत किया गया है। ये बात सत्ता पक्ष के लोग लगातार कहते रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, चाहे वो बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे उन्हें उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना हो, या फिर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने में देरी करनी हो, या फिर भारत रत्न में देरी करनी हो उनको देने में, कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं सोचा। तो इससे तमाम सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी मुद्दा रखती रही है कि अब जब बाबा साहब के आदर्शों पर केंद्र सरकार चल रही है तो कांग्रेस को मजबूरन इस तरह का मुद्दा सामने लाकर, फोटो लाकर बाबा साहब का फोटो के बहाने वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब के आदर्शों को अगर किसी ने पूरा करने का काम किया, आगे बढ़ने का काम किया है, तो केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो अब देखना है कि सत्ता और विपक्ष के बीच ये जो नया टकराव आया है, ये इस पर क्या होता है। चूंकि अब हमने देखा है कि संसद भवन परिसर में जो प्रदर्शन हुआ, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि शीतकालीन सत्र अब अपने समापन की ओर है, उसमें बहुत अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो ऐसे में क्या है, टकराव खत्म होता है लोकसभा में, कोई सहमति बनती, या फिर ये गतिरोध रहता है। फिलहाल 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है, हालांकि राज्यसभा अभी चल रही है। शैलेंद्र, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका को भी खास तौर पर समझना होगा, क्योंकि संविधान पर चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से ही मांग उठाई गई थी। सदन में संविधान पर चर्चा भी हुई, राज्यसभा में हुई, लोकसभा में भी हुई, लेकिन जब चर्चा पूरी हो गई, जवाब आ गया, उसके बाद आज फिर हम देख रहे हैं कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो किस तरह की रणनीति लेकर के विपक्ष काम कर रहा है सदन में? देखिए, इस वक्त राज्यसभा में हम देख रहे हैं कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कुछ अपनी बात कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब विपक्ष कुछ कहना चाह रहा है उस पर वो अपनी बात कह रहे हैं। हमने देखा कि संविधान पर चर्चा हुई दोनों सदनों में। लोकसभा में भी 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चर्चा का जवाब दिया विस्तार से, और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो 2 दिनों तक चर्चा हुई उसका जवाब दिया। तो जो विपक्ष की मांग थी संविधान पर चर्चा की, उसका एक तरह से देखें उसके बाद एक सहमति बनी थी लोकसभा और राज्यसभा में, उस पर चर्चा भी हुई। और हमने कई दिनों तक देखा है कि संसद की कार्रवाई अच्छे से चली है। हालांकि शीतकालीन सत्र में शुरू में काफ़ी गतिरोध देखने को मिला, कुछ दिनों तक चलने के बाद फिर गतिरोध देखने को मिला, लेकिन संविधान पर एक अच्छी और सार्थक चर्चा हम कह सकते हैं कि दोनों सदनों में देखने को मिली। तो उम्मीद यही है कि जो बाकी बचे दिन है उसमें जरूर एक सहमति बनेगी कि और कामकाज हो तो बेहतर होगा। शैलेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं। पार्लियामेंट के मेंबर होते बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है।
नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूं। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। Urgent to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. तो राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे थे, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साफ तौर पर कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किस तरह से विपक्ष की तरफ से किया गया है, कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लगातार वोट बैंक की राजनीति के चलते न केवल संविधान का अपमान बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम का भी इस्तेमाल किया गया और राज्यसभा की कार्रवाई को भी इसी दौरान 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले अभी हम आपको बता रहे थे कि लोकसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा की कार्रवाई को अभी हम सुन रहे थे और वहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार किया गया। वोट बैंक की राजनीति को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है विपक्ष और उन्होंने कड़ी आपत्ति भी दर्ज करवाई। देखिए, जब दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दलों ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की तो जबरदस्त पलटवार हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया है। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो खुद कल इस बात को उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के वर्ग से वो आते हैं, और आज हमने देखा कि किरेन रिजिजू ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया कि किस तरह से बाबा साहब के पंचतीर्थ का विकास करने का काम मोदी सरकार ने किया है। कैसे एक एक करके उन्होंने तमाम कदमों को गिनाया कि मोदी सरकार उस पर आगे बढ़ी है। जो एक बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है बाबा साहब की, उसका भी जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि दरअसल अगर बाबा साहब का किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि दरअसल बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कहती रही है, तथ्यों को सामने रखकर, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको सामने रखकर, कि कैसे समय समय पर बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने वो देने का काम नहीं किया था। जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया, तब संसद भवन परिसर में उनकी मूर्ति लगी और किस तरह से बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये बात बीजेपी ने कई बार कही कि ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि बाबा साहब को कानून मंत्री का पद छोड़ना पड़ा कांग्रेस के शासनकाल में जब बाबा साहब कानून मंत्री थे। तो ये इस तरह के सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों को बीजेपी सामने रख रही है। और जब अब कांग्रेस ने बाबा साहब के अपमान को, जो कि अपमान है भी नहीं है, हम एक तरह से देखें तो इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश अनावश्यक तौर पर की जा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि चूंकि मजबूर हो गई है कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतने सारे काम हुए हैं बाबा साहब के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए, तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा एक तरह वर्ग है वो अब इस बात को समझ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो काम हुए हैं जो इतने वर्षों से लंबित थे, जो कांग्रेस कर सकती थी। चाहे वो बाबा साहब के पंचतीर्थ का विकास करने की बात हो, या बाबा साहब की इतनी भव्य प्रतिमा बनाने की बात हो, या फिर ओबीसी आरक्षण को मजबूत करने की बात जो हमने देखा बीजेपी कहती रही है, जिस पर कांग्रेस पर अड़ंगा लगाने की आरोप लगते रहे। एक और मुद्दा, बीजेपी ने कल यह आरोप भी लगाया था, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संविधान की भावना के उलट कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी मुस्लिमों को आरक्षण देने की, यानी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की, जो कहीं भी बाबा साहब के अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें इसका जिक्र नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और वो कोशिश कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने की थी और केंद्र में भी वो कोशिश हुई थी कांग्रेस के समय में। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर हमने देखा कि कल बहुत जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया था, तो शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर आई।
जी ऐसा भी शैलेंद्र, देखने को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि अब 2 बजे सदन की कार्रवाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठती है, उसके बाद किस तरह से सदन की कार्रवाई होती है या फिर सदन को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ता है, देखना होगा। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बिल जनता की इच्छा अनुसार लाया गया है। ये सरकार का पुश नहीं है, ये देश की जनता का पुश है। मैं देश का नागरिक हूं। कितने बार आपको और हमको सामना करना पड़ता है कि हर माह कहीं ना कहीं चुनाव है, हर माह कहीं ना कहीं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रहा है, हर माह कहीं ना कहीं काम पूरी तरह से उस राज्य में ठप हो जाता है। क्या ये देश हित में नहीं है? ये जनमानस की आशा और अभिलाषा है कि बंद करो ये हर माह कोड ऑफ कंडक्ट और बेकार में पैसा खर्च, एक बार में सब कुछ खत्म कर लो और 5 साल हमारी सेवा में लग जाओ। प्रधानमंत्री जी देश की जनता की आशा और आकांक्षाओं को साकार करने में लगे हैं। वहीं ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उस पर जनता के साथ साथ सहयोगी दल भी असहमत हैं। ईवीएम को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जवाब देख ले, कांग्रेस टीएमसी का जवाब देख ले, और कांग्रेस को कब ये सूचना मिलेगी कि जिस राह पर वो चली है वो राह न देश की जनता चाहती है और वो राह न विपक्ष के गठबंधन के साथ ही चाहते हैं। और इसलिए अब स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि देश की जनता ने तो कांग्रेस का हाथ तो छोड़ ही दिया, कांग्रेस का साथ तो छोड़ दिया, इंडी ब्लॉक के गठबंधन के पार्टीज भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं और उनका साथ छोड़ रहे हैं। और इधर एक देश एक चुनाव से जुड़े 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में कल पेश किया गया। इस विधेयक पर विपक्ष ने गहरी आपत्ति जताई। विधेयक को पेश करने पर सत्ता और विपक्ष के बीच लंबे वाद विवाद के बाद इस पर मत विभाजन कराया गया। ये पहला अवसर था जब नई लोकसभा कक्ष में स्वचालित मत रिकॉर्डिंग मशीन का उपयोग किया गया। कुल 369 सांसदों ने अपने मत मशीन के माध्यम से दर्ज किए, जबकि शेष 92 मत पर्चियों के माध्यम से डाले गए। पर्चियों से डाले गए मतों में से 43 पक्ष में और 49 विरोध में थे। इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस समय बीजिंग में हैं, जहां वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता है। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद हैं। एलएसी पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये वार्ता भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है। पिछली बार ये बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद ये गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण वार्ता निलंबित कर दी गई। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता 5 वर्षों बाद हो रही है। इस वार्ता की शुरुआत फिर से करने की सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में बनी थी। उसके बाद दोनों देश के विदेश मंत्रियों के बीच भी बैठक हो चुकी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करने की व्यवस्था पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जुलाई 2003 की बीजिंग यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान हो
हो। इसके तहत 22 दौर की बातचीत हो चुकी है। एनएसए डोभाल ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता से भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर शांतिपूर्ण समाधान के नए रास्ते खुलेंगे। आइए जानते हैं दोनों देशों के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर क्या सहमति बनी है। आपको बताएं कि दिप्सांग गश्त के लिए दिप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13, जिसके बाद डेमचोक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP15 और PP17 है बफर जोन। बफर जोन यानी ऐसा इलाका जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं। गलवान घाटी गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पर अभी फैसला नहीं। समझौते में लद्दाख के दिप्सांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति। डेमचौक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अब पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। बताते हैं आपको पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में। तो भारत चीन सीमा पेट्रोलिंग पॉइंट्स में पूर्वी लद्दाख के भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का पहला राउंड पूरा होने के बाद 1 नवंबर 2024 से डेमचौक और दिप्सांग इलाके में गश्त शुरू हुई थी। दोनों इलाकों में एक बार भारतीय सैनिकों और एक बार चीनी सैनिकों की तरफ से गश्त की जाएगी। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स दिप्सांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। सीमा विवाद को कम करने के लिए कब क्या क्या प्रयास किए गए, अब आपको ये भी बता देते हैं। तो 1 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई। दोनों इलाकों में एक बार भारतीय सैनिकों और एक बार चीनी सैनिकों की तरफ से गश्त की जाएगी। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। आपको बताएं कि 2 साल की लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद थे। दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स दिप्सांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। ये हाल ही में हुई बातचीत का प्रभाव जिस तरह से देखने को हमें मिला था वो हम आपको बता रहे हैं। 1 नवंबर 2024 से डेमचोक और दिप्सांग इलाके में गश्त शुरू हुई थी। और 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी बैठक। अजीत डोभाल वांग यी के बीच 22वें दौर की वार्ता, यानी कि 5 साल पहले 21 दिसंबर 2019 में वार्ता हुई। जनवरी 2012 में नई दिल्ली में 15वें दौर की हुई थी एसआर वार्ता। तो लगातार वार्ताओं का दौर रहा। हालांकि गलवान घाटी के समय में जिस समय में तनाव देखने को मिला था उसके बाद से वार्ता नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श को लेकर के जून 2020 से दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में WMCC और सैन्य माध्यम से तनाव कम करने में लगे हुए हैं। और आपको बताएं कि इसको लेकर के WMCC की अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं। 32 बैठक 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में की गई थी आयोजित। ये 32वीं बैठक जो थी वो 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। दोनों देशों ने 2003 में स्थापित किए गए इसको लेकर के बैठक की थी। और क्या कुछ खास था वो लगातार हम आपको बता रहे थे। तो आज की जो बैठक है वो कई मायनों में खास हो सकती है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का यह नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन लगभग 3800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का यह नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पूर्व जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े में विदा कर दिया गया था। नौसेना के इस समुद्री जहाज का निर्माण
GRAC कोलकाता में किया गया है। जहाज के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये उपलब्धि जहाज के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता और भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता की पुष्टि करती है। ये पोत समुद्र में लगातार 25 दिन तक रह सकता है और 18 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। ये देश के जल क्षेत्र का मानचित्रण करने और अपने विदेशी सहयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। और अब बात यूपी के संभल की कर लेते हैं। दरअसल यूपी के संभल नगर के खगुसराय स्थित मंदिर और कुएं का एएसआई की टीम कल सर्वे करेगी। जिले के डीएम ने एएसआई को सर्वे करने के लिए पत्र लिखा था। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार को संभल का दौरा करेगी और प्राचीन मंदिर का सर्वे करेगी। बता दें कि संभल में लगातार कुओं की खुदाई जारी है। अनेक कुएं अब खोदे जा चुके हैं, जिनमें से कई मूर्तियां मिली हैं। पहले मंदिर के पास प्राचीन कुएं की खुदाई हुई। आज छतरी वाले और सानी वाले फाटक के पास कुएं पर नगर पालिका की ओर से खुदाई की जा रही है। आज भी संभल के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भाजपा नेता सुनील भराला आज संभल का दौरा करेंगे। संभल जिले में 1982 दंगों के उपरांत भगवान बालाजी के मंदिर को दबा दिया गया था और रोक दिया गया था, परंतु भगवान महादेव जी की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। पुनः योगी जी की सरकार में पुनः भगवान शंकर जी स्वयंभू उभर करके आए हैं। उनकी शक्ति हम सबको प्राप्त होगी। मैं कहना चाहूंगा, कल संभल जाने के बाद भगवान बालाजी के मंदिर में महादेव जी को मैं उनको 51 किलो दूध से नहलाऊंगा और वहां पर भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करूंगा। और संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर विद्युत विभाग के द्वारा भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीटर लगाया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। दरअसल विद्युत विभाग ने मीटर लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की थी, जिससे कि वह सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकें। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी तैनात है। हमारे साथ एएसपी श्रीचंद्र जी मौजूद हैं। श्री चंद्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, मीटर लगाने के लिए इतना पुलिस बल क्यों? नहीं, विद्युत विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी और इसीलिए पुलिस बल के साथ हम उपस्थित हैं, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो पाए। सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर के बाहर मीटर लगाने के लिए आपको नहीं लगता है कि बहुत संख्या में पुलिस बल लगाया गया है? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया गया है और जिससे भी किसी भी प्रकार की अशांति न हो और इसीलिए फोर्स है। क्या बिजली चोरी का कोई मामला था जिसके चलते ये कदम उठाया गया है? यह विद्युत विभाग ही बताएगा और बाकी पुलिस बल है, सुरक्षा हेतु है। तो पुलिस बल यहाँ पर सुरक्षा हेतु है। आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई चल रही है। खासकर अगर बात की जाए बिजली चोरी की या अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते अब सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। और इधर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरोही, तंगधार, कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान सेना को 4 पिस्तौल, 6 पिस्तौल मैगजीन, लगभग 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई और 4 लोग झुलस गए हैं। घायलों को घर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कठुआ जीएमसी प्रिंसिपल एसके अत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त सहायक मैट्रिन के मकान में आग लगी है। 10 लोगों में से 6 लोगों को मृत पाया गया और उनमें से 4 लोग घायल थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैट्रन। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड हैं, जिसमें उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं, और साथ में इनका बेटा है। तो ये 6 लोग ब्रॉड डेड थे, और 4 लोग ये खुद सिस्टर, इनकी भाभी, इनका एक हेल्पर और एक इनके नेबर जो इंजर्ड थे। आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये 6 लोग जो हैं ये ब्रॉड डेड ही थे। आगे कारण प्रीलिमिनरी जो लगता है इनकी सबकी डेथ जो है सफोकेशन से हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा है, कठुआ शहर के शिवनगर इलाके में आग लगने की घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। मंडल अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की हमारी टीम मौके पर सहायता कर रही है। ओम शांति। और बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि खाने का सामान पहुंचाने की सेवाएं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में 77 लाख डिलीवरी कर्मचारी हैं और 2030 तक ये संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। जोमेटो के स्थायित्व और समावेश मंच अर्थव्यवस्था की भूमिका, इस सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से बोलते हुए उन्होंने देश के बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की सराहना भी की। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 5.4% रहना अस्थायी गिरावट है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली तिमाहियों में बेहतर आर्थिक वृद्धि नजर आएगी। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांग पर जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय के जरिए वृद्धि को रफ्तार दे रही है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका दमदार प्रभाव दिखे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य मुद्रास्फीति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनाज, दलहन आदि प्रमुख खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक तैयार करने और प्याज, चावल, तुअर दाल, गेहूं, आटा आदि खाद्य पदार्थों के बेहतर वितरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ईडी ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई है। साथ ही कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। वहीं नीरव मोदी मामले में 1,052 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति पीएसबी और निजी बैंकों को लौटाई गई। चर्चा के बाद लोकसभा ने 44,123 करोड़ रुपए के शुद्ध नकद परिव्यय को शामिल करते हुए करीब 87,762 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए अनुदान की पूरक मांग संबंधी सरकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया। डीपीआईआईटी ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य नवाचार और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जानकारी साझा करने, परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करके पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। स्टार्टअप्स को उनकी जरूरतों जैसे वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट एक्सेस और कैश फ्लो मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए तैयार किए गए बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों से लाभ होगा।
इसके अलावा स्टार्टअप्स के पास HDFC बैंक के विशाल नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच होगी, जिससे वे अपने कार्यान्वयन को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बाजार में अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने में सक्षम होंगे। इधर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। निवेशक अब लंबे समय से बंद म्यूचुअल फंड्स खाते का पता आसानी से लगा सकेंगे। दरअसल कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों के लिए निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए एक सर्विस प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य निवेशकों को नए विकल्प देना और निवेश के बाजार को और बेहतर बनाना है। वहीं सेबी की आज होने वाली बैठक में निवेश की सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत सेबी का इरादा SME सेगमेंट की लिस्टिंग में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लेकर डिस्क्लोजर की स्थिति सुधारना और रजिस्टर्ड इकाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न में दर्ज आय और लेन देन के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया है। CBDT ने ऐसे करदाताओं को SMS या ईमेल के जरिए अलर्ट किया है जिन्होंने ITR में आय का पूरा खुलासा नहीं किया है। CBDT ने कहा कि शुरुआत पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और नियम को आसान बनाने के लिए की गई है, ताकि टैक्स पेयर्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकें और सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा काम निपटा सकें। करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए करदाता 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं। और हर साल लाखों करोड़ों किसानों को केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, श्वास समेत अन्य तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। इन खतरों से किसानों को बचाने के लिए कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया गया है। इस स्वदेशी किसान कवच को पहनकर किसान खेती के कार्य कर सकेंगे और किसी भी तरह के स्वास्थ्य नुकसान से किसानों और ग्रामीणों को बचाया जा सकेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच को लॉन्च किया। देश का किसान फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई करने तक कई समस्याओं से जूझता है। ऐसी ही एक समस्या है कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें किसान के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। ऐसे में किसान के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए किसान कवच नाम से एक ऐसे स्वदेशी बॉडी सूट को बनाया गया है जो किसानों को कीटनाशकों और दवाओं के प्रभाव से बचाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी सदा कृषि क्षेत्र से जुड़े सज्जनों के लिए चिंतित रहते हैं और इस सरकार ने समय समय पर अनेकों ऐसे प्रावधान लाए हैं, चाहे वो किसान बीमा था, चाहे MSP था और भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स। तो उसी दृष्टि से इस विभाग की ओर से एक विनम्र भेंट हम कृषि जगत के अपने साथियों को इस सारी टोली की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल लाखों किसान केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, सांस समेत अन्य तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये किसान कवच किसानों के लिए बड़ी राहत बनेगा। किसान कवच को बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से स्वदेशी कंपनी ने विकसित किया है। इस किसान कवच के बनने से किसान काफी खुश नजर आए। आज संस्थान ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक किट हमें प्रोवाइड करवाई, जो आज माननीय मंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, किसान कवच। मैं कहता हूं कि ये सभी किसानों के लिए एक वरदान है। सेहत है तो सब कुछ है। देश में लगभग 65% लोग सीधे कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। कीटनाशकों में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो मानव शरीर को खतरनाक बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। ऐसे में ये किसान कवच वरदान साबित होगा। किसान कवच को आसानी से धोया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कवच का इस्तेमाल किसान कम से कम 1 साल तक कर सकते हैं। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और बात खेल जगत की करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया सीरीज का तीसरा टेस्ट
ड्रॉ रहा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। आज मैच के 5वें दिन भारत की पहली पारी 260 रन पर सिमटी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 89 रन बनाकर घोषित की। 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बिना किसी नुकसान के 8 रन बनाए थे, जब तेज बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और मैच को ड्रॉ घोषित किया गया। सीरीज का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा और भारत अगले साल नवंबर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा अगले साल जनवरी में होगी, जबकि साल का पहला विश्व मुक्केबाजी कप मार्च में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जर्मनी, कजाकिस्तान और भारत में प्रतियोगिताएं होंगी। पिछली बार BFI ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट से विदा ले लिया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी को उनकी टीम ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ 423 रनों की जीत के साथ उनको शानदार विदाई दी। टिम साउदी न्यूजीलैंड के शानदार तेज गेंदबाज रहे, जिन्होंने 107 टेस्ट मुकाबले खेले और 30.26 की औसत के साथ 391 विकेट हासिल किए। साउदी ने 161 वनडे मैचों में भी हिस्सा लिया और 221 विकेट लिए। उन्होंने 125 T20 इंटरनेशनल मैचों में 22.17 की औसत के साथ 164 विकेट हासिल किए। साउदी ने 54 IPL के मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47 विकेट लिए थे। और हॉकी के प्रति लोगों का प्यार बढ़ाने के लिए हॉकी इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 के सभी मैचों के टिकट रांची और राउरकेला में मुफ्त होंगे। इस साल के हॉकी इंडिया लीग में 8 पुरुषों और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष लीग 28 दिसंबर को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा और 1 फरवरी 2025 को फाइनल खेला जाएगा। महिला लीग 12 जनवरी 2025 से रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में शुरू होगी, जिसका फाइनल 26 जनवरी को होगा। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक ओर जहां CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य तैयारियां हो रही हैं, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने की संभावना है। ऐसे में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने अमेरिका और इंग्लैंड से घोड़ों की विशेष प्रजातियों को मंगवाया है। ये विदेशी घोड़े भारतीय घोड़ों के साथ मिलकर महाकुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। 130 कुंभ मेले में स्थापित किए गए हैं जनता की सुरक्षा के लिए, अखाड़ों को स्नान कराने के लिए, अखाड़ों को कुंभ मेले में लाने के लिए, जिसमें से 4 बम ब्लड अस्त्र लाए गए हैं आर्मी से। 6.5 से 7 लाख रुपए कीमत है एक घोड़े की। जो राइडर सोचता है वही ये घोड़े करते हैं। इसके अलावा जो है 40 घोड़े जो है क्या नाम है थ्रो ब्रीड के आ रहे हैं, जो इंग्लैंड के हैं। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी। इधर दिल्ली में एक बार फिर सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 483, आनंद विहार में AQI 481, नेहरू नगर में AQI 480, अलीपुर और मुंडका में AQI 473, CRRI मथुरा रोड, पटपटगंज और रोहिणी में AQI 466 दर्ज किया गया। साथ ही नरेला और सोनिया विहार में AQI 463, RK पुरम में AQI 462, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 457, ITO में AQI 455, IGI हवाई अड्डा T3 में AQI 418 और लोधी रोड में 392, चांदनी चौक में AQI 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो चुका है। इधर श्रीलंका की यात्रा के लिए भारतीयों को अगले वर्ष जनवरी से निःशुल्क वीजा मिलेगा। भारत उन 39 देशों में शामिल है जिनके लिए श्रीलंका ने निःशुल्क वीजा की व्यवस्था की है। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने कल नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद में ये घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इसके लिए संसदीय गजट अधिसूचना जनवरी में जारी की जाएगी। विजिता हैरात ने उम्मीद जताई कि भारत भी श्रीलंका के नागरिकों के लिए ऐसी सुविधा देगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जिनके आधार पर द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका आने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। रूस ने कहा कि वह अपने शीर्ष जनरल इगोर किरिलोव की मौत का बदला जरूर लेगा। जनरल इगोर किरिलोव की कल मॉस्को में बम धमाके में मौत हो गई थी। इगोर की हत्या के बाद रूसी सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के साथ बदला लेने पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब यूक्रेन के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को इसका खामियाजा भुगतना होगा। रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर की हत्या की जिम्मेदारी यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने ली है और ये लड़ाई के बाद अब तक यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर मारे जाने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। इधर गाजा पट्टी में पिछले 14 महीने से जारी संघर्ष के थमने की संभावना बढ़ गई है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। मिस्र और कतर के मध्यस्थों के साथ मिलकर अमेरिकी प्रशासन ने अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद छोड़ने से पहले वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल के दिनों में गहन प्रयास किए हैं। समझौते के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच हमास ने एक बयान में कहा कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई सीमा के पास बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती। ये पहली बार था जब कोई इजरायली नेता सीरियाई इलाके में दाखिल हुआ। पीएम नेतन्याहू ने बताया कि 53 साल पहले जब वह एक सैनिक थे तब भी वह माउंट हर्मन के शिखर पर थे, लेकिन अब हाल की घटनाओं को देखते हुए हालात बदल चुके हैं और माउंट हर्मन की अहमियत इजराइल की सुरक्षा के लिए और बढ़ गई है। पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के साथ बफर जाने का दौरा किया। कॉट्स ने कहा कि इजरायली सेना को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किलेबंदी जैसी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। इधर फ्रांस में चक्रवात से प्रभावित मायोट द्वीप पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तूफान प्रभावित इलाकों का गुरुवार को दौरा करेंगे। मायोट द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। फ्रांस के रिन्यूअल आइलैंड से राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और मेडिकल टीम सहायता के लिए भेजी जा रही है। आवश्यक सामान, चिकित्सा सामग्री को रीयूनियन द्वीप से हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र की एकमात्र जीवन रेखा है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शक्तियों और ईरान पर 2015 के उस समझौते को बहाल करने के लिए तत्काल काम करने का दबाव डाला, जिसके तहत तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध के बदले में हटा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसकी सफलता या विफलता हम सभी के लिए मायने रखती है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन के साथ ईरान के समझौतों को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। इधर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर वानुअतु में आए भीषण भूकंप में करीब 14 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला में मंगलवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे राजनयिक मिशन सहित कुछ इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार शुरुआती भूकंप के बाद क्षेत्र में कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से आज सुबह 5.5 तीव्रता का था। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि भूकंप से काफी नुकसान हुआ है और ऑस्ट्रेलिया आज सहायता भेजेगा। और आपको बताएं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई खबर। जी हां, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और डॉन पैचेट सांता क्लॉज बन गए। क्रिसमस से पहले दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सांता क्लॉज की वेशभूषा धारण की। नासा ने सोमवार को ड्रैगन के कार्गो डिलीवरी के जरिए क्रू के लिए सप्लाई और क्रिसमस उपहार भेजे थे। दोनों सांता की टोपी पहने मुस्कुराते हुए एक तस्वीर नासा ने एक्स पर शेयर की है, जिसका कैप्शन था, एक और दिन।
इस बीच अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच की वापसी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। नासा ने कहा है कि मार्च 2025 से पहले सुनीता और बुच की वापसी नहीं होगी। ये दोनों एस्ट्रोनॉट पिछले 6 महीने से स्पेस में फंसे हुए हैं। ऑस्कर 2025 के लिए अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी है। दुनिया भर के देशों द्वारा प्रस्तुत कुल 85 फिल्मों में से इस श्रेणी में ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट के लिए कुल 15 फिल्मों का चयन किया गया है। इस सूची में भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म संतोष भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। क्राइम थ्रिलर फिल्म संतोष के निर्देशक, राइटर, इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी हैं। हालांकि आमिर खान की लापता लेडीज टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई। अंतिम 15 में जगह बनाने वाली फिल्मों में ब्राजील की फिल्म आई एम स्टिल हियर, कनाडा की फिल्म यूनिवर्सल लैंग्वेज, चेक गणराज्य की वेव्स, डेनमार्क की द गर्ल विद द नीडल और फ्रांस की एमिलिया पेरेज को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से जारी की गई टॉप 15 लिस्ट में शामिल किया गया है। इन फिल्मों के अलावा जर्मनी की द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, आइसलैंड की टच, आयरलैंड की निकैप, इटली की वर्मिगलियो और लात्विया की फ्लो, नॉर्वे की अरमांड, फिलिस्तीन की फ्रॉम ग्राउंड जीरो, सेनेगल की दहोमे, थाईलैंड की हाउ टू मेक मिलियन बिफोर ग्रैंडमा डाइज और ब्रिटेन की संतोष शामिल है। इंडो ब्रिटिश प्रोड्यूसर संध्या सूरी ने संतोष का निर्देशन किया है और वो ही इस फिल्म की राइटर भी हैं। संतोष एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। संध्या सूरी की फिल्म संतोष में शहाना गोस्वामी पुलिस अफसर बनी है। जानकारी के अनुसार ऑस्कर अवार्ड का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। और जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण खबर के साथ छोड़े जाते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीणों और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाण अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है। इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है गाड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है, खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है एंड इसकी जो स्पीड है 25 to
30 किलोमीटर्स पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।